जब भी हम अंतरिक्ष मिशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े रॉकेट या फिर गहरे अंतरिक्ष के रहस्य? खैर, आज हम नासा की स्पेस शटल कोलंबिया और मिशन STS-107 को एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा दिलचस्प नजरिए से देखने वाले हैं। हम इसे छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगों की एक गाइड और पृथ्वी की कक्षा में तैरते एक अद्भुत क्लासरूम के रूप में समझेंगे। विज्ञान और शिक्षा के इस बेजोड़ संगम के केंद्र में थी मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला। तो आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे एक सपने की उड़ान से, फिर देखेंगे अंतरिक्ष की उस ऑर्बिटल लेबोरेटरी को, छात्रों के विज्ञान प्रयोगों को और समझेंगे उस दुखद इंजीनियरिंग विफलता को। साथ ही हम उस जैविक डेटा पर भी बात करेंगे जो बच गया था और अंत में जानेंगे इस मिशन की उस शैक्षिक विरासत को जो आज भी जिंदा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की जिसने सच में उड़ान भरी। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला का सफर सच में किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जरा सोचिए, 1960 के दशक में भारत के एक छोटे से शहर करनाल में जन्मी एक बच्ची, जिसे बचपन में लोग प्यार से मोंटू कहते थे, वो सितारों तक पहुंचने का सपना देखती है। और उसने अपने लिए नाम भी क्या चुना? कल्पना। 1998 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा ज्वाइन किया और फिर 1994 में नासा के अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। 1997 में जब उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आसमान की सच में कोई सीमा नहीं होती। अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका नजरिया कितना बदल गया था, ये उनके इन खूबसूरत शब्दों से पता चलता है। उन्होंने कहा था, जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौरमंडल से हैं। क्या कमाल का विचार है ना? ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और शिक्षा सिर्फ किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की अमानत है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, ऑर्बिटल लेबोरेटरी यानी अंतरिक्ष में तैरती हुई हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। साल 2003 मिशन STS-107 ने 16 दिनों के लिए स्पेस शटल को एक शानदार ऑर्बिटल लेबोरेटरी में बदल दिया था। लेकिन ये प्रयोगशाला काम कैसे करती है? इसका सबसे बड़ा आधार है माइक्रोग्रेविटी। आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्थिति है जहां सब कुछ बिल्कुल भारहीन या वजन रहित महसूस होता है। यहाँ पृथ्वी वाले भौतिकी और जीव विज्ञान के नियम काम नहीं करते, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और इसी जादुई माहौल का फायदा उठाकर कल्पना और उनकी टीम उन पहेलियों को सुलझा रही थी जिन्हें धरती पर सुलझाना नामुमकिन सा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन का दायरा कितना विशाल था। 7 अंतरिक्ष यात्री बिना रुके 2 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने जीवन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और द्रव भौतिकी जैसे क्षेत्रों में करीब 80 अलग अलग प्रयोग किए। कल्पना खुद अंतरिक्ष में आग के फैलने के तरीकों पर रिसर्च कर रही थी। ये शटल आने वाले कल के वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए डेटा जमा करने का एक बहुत ही अहम केंद्र बन गया था। इन प्रयोगों की अहमियत समझने के लिए जरा इस कैंसर सेल वाले प्रयोग पर गौर कीजिए। धरती पर जब लैब्स में कैंसर कोशिकाओं को उगाया जाता है ना, तो वो बिल्कुल चपटी यानी 2D मोनोलेयर में बढ़ती हैं। लेकिन माइक्रोग्रेविटी में कहानी बिल्कुल अलग होती है। अंतरिक्ष में ये कोशिकाएं 3D स्फेरॉइड्स के रूप में बढ़ती हैं, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानी शरीर में असली ट्यूमर बनता है। सोचिए, इससे रिसर्चर्स को ट्यूमर को समझने का कितना सटीक और नया तरीका मिल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरे हिस्से की तरफ, जो शायद इस मिशन का सबसे खास पहलू है, अंतरिक्ष में छात्रों का विज्ञान। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ये मिशन दुनिया भर के छात्रों के लिए सितारों में एक क्लासरूम था। बिल्कुल सही सुना आपने। ऑस्ट्रेलिया, चीन, इजराइल, जापान और अमेरिका, यहाँ के स्कूली बच्चों ने इस मिशन के लिए खुद के विज्ञान प्रयोग डिजाइन किए थे। बच्चों की जिज्ञासा का तो कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या चुना? मकड़ियाँ, रेशम के कीड़े, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ। वो ये देखना चाहते थे कि बिना ग्रेविटी के मकड़ी अपना जाला कैसे बनाएगी या चींटियाँ कैसे बर्ताव करेंगी। अंतरिक्ष यात्रियों ने बच्चों की तरफ से ये सारे प्रयोग किए और उनके वीडियो रिकॉर्ड करके वापस स्कूलों में भेजे। है ना एकदम कमाल की बात? और इसी दौरान एक बेहद दिलचस्प और जादुई खोज भी हुई। पता है, अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में पौधों के वाष्पशील तेल बनाने का तरीका ही बदल जाता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में एक फूल की खुशबू धरती पर उसी फूल की खुशबू से बिल्कुल अलग होती है।
सच में ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन हैरान करने वाली बातें तो हैं जो बच्चों के मन में विज्ञान के लिए एक नई और हमेशा जलने वाली चिंगारी जगाती हैं। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। अब हम बात करेंगे उस पहलू की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, इंजीनियरिंग की वो दुखद विफलता। अंतरिक्ष में 16 दिनों तक ज्ञान और विज्ञान का वो शानदार उत्सव चल रहा था, लेकिन उसका अंत एक बहुत ही भयानक त्रासदी में हुआ। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 750 ग्राम। ये सच में चौंकाने वाला है। एक अंतरिक्ष यान का वजन हजारों किलो होता है, लेकिन एक छोटे से फोम के टुकड़े ने, जो मुश्किल से 60 बाय 40 सेंटीमीटर का था और जिसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, उसने पूरे के पूरे अंतरिक्ष यान को खतरे में डाल दिया। देखिए, ये विफलता कोई रातों रात नहीं हुई थी। लॉन्च होने के ठीक 81 सेकंड बाद ही ये फोम का टुकड़ा मुख्य टैंक से टूट गया था और करीब 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शटल के बाएं पंख से जाकर टकराया। सबसे दुख की बात तो ये है कि अगले 16 दिनों तक चालक दल इस भयंकर खतरे से बिल्कुल अनजान था। वो पूरी शिद्दत से अपने विज्ञान प्रयोगों में लगे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1 फरवरी 2003 को जब वो वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो क्या होने वाला है। हादसे की जांच करने वाले कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आखिर हुआ क्या था। उस फोम के टकराने से बाएं पंख के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक छोटा सा छेद हो गया था और जब शटल ने वापसी के लिए वायुमंडल में प्रवेश किया तो बाहरी अत्यधिक दबाव और सुपर हॉट गैसों ने उस छोटे से छेद को बहुत बड़ा कर दिया। इसके बाद एक सूटकेस के आकार का इंसुलेशन टूट गया और बाहरी भयानक गर्मी ने अंदर के सेंसर्स, टायर के दबाव और आखिर में पूरे शटल के ढांचे को ही नष्ट कर दिया। केबिन का दबाव खत्म होने से महज कुछ ही सेकंड्स में पूरे चालक दल ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन रुकिए, इस तबाही के बीच भी जीवन का एक ऐसा आश्चर्य छिपा था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये है हमारा 5वां हिस्सा, बचने वाला जैविक डेटा। उस भयानक दुर्घटना में अंतरिक्ष यान के हजारों टुकड़े टेक्सास के आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। हर तरफ तबाही थी, लेकिन मलबे को ढूंढते वक्त रिसर्चर्स को एल्यूमिनियम के कुछ छोटे डिब्बे मिले और जब उन्होंने उन डिब्बों को खोला तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंदर मौजूद पेट्री डिश में राउंड वॉर्म्स का एक पूरा समूह अभी भी जिंदा था, इतने भयानक क्रैश और भयंकर गर्मी के बावजूद। विज्ञान के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपको बता दूं कि साल 2011 में जब स्पेस शटल एंडेवर ने उड़ान भरी तो इन्हीं जिंदा बचे राउंड वॉर्म्स के वंशजों को दोबारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। यान जरूर नष्ट हो गया था, लेकिन विज्ञान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि प्रयोगों का डेटा लगातार धरती पर भेजा जा रहा था और इसी वजह से लगभग 30% वैज्ञानिक डेटा और बच्चों के प्रयोगों के ढेरों वीडियो सुरक्षित धरती पर पहुंच चुके थे। बच्चों ने जो चींटियों और क्रिस्टल के प्रयोग भेजे थे ना, उनके वीडियो बचा लिए गए थे। मतलब उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मेहनत का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा आज भी हमारे पास सुरक्षित है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, एक शैक्षिक विरासत और शिक्षा पर कल्पना चावला का वो गहरा असर। सच कहूं तो इस मिशन और कल्पना चावला की असली विरासत यहीं देखने को मिलती है। उनका असली जुनून बस अंतरिक्ष में जाना नहीं था, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना था। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके पुराने स्कूल करनाल के टैगोर बाल निकेतन की लड़कियां नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। वो हर साल आने वाली इन स्कूली बच्चियों को अपने ह्यूस्टन वाले घर में ठहराती थीं और उन्हें बड़े सपने देखने का हौसला देती थीं। विज्ञान और शिक्षा में उनके इसी अतुलनीय योगदान को सम्मान देने के लिए आज मंगल ग्रह पर एक लैंडिंग साइट का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन है और एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का नाम 51826 कल्पना चावला रखा गया है। मिशन STS-107 और कल्पना चावला की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नई खोजों में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन ज्ञान की प्यास हमेशा उन जोखिमों से कहीं बड़ी होती है। उन 7 जाबाज अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी आखिरी सांस तक बच्चों के सवालों के जवाब ढूंढे और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर सितारों के बीच तैरता एक क्लासरूम हमें धरती के जीवन, कैंसर के इलाज और फूलों की खुशबू के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है, तो कल को जब हमारे ये युवा छात्र अंतरिक्ष की और गहराइयों में कदम रखेंगे तो वो मानव ज्ञान की किन नई सीमाओं को पार करेंगे।
ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।